तो आज हम लोग देखते हैं एक चैप्टर जो है सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन। देखो सेट रिलेशन फंक्शन में क्या है कि आपको सेट्स रिलेशन ऑफ फंक्शन ये जो तीनों टॉपिक है ये तीनों कनेक्टेड है। तो आपको ये जो तीन चैप्टर देखते हो आप सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन ये क्लास 11th में भी होता है और 12th में भी होता है। और इसका जो कंसेप्ट है ओवरऑल आपको मिला करके जेईई में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कंबाइनली 11th का नहीं पूछा जाएगा या 12th का नहीं पूछा जाएगा, दोनों कंबाइन करके पूछा जाता है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मोस्ट डायनेमिक क्वेश्चन होता है। इसमें देखोगे तो यहाँ पर कंसेप्ट वाइज आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। इसमें कोई ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, इसके फार्मूले वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बड़ा सा फार्मूला याद करने की जरूरत है, लेकिन कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और कंसेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जैसे देखो इसमें जैसे हम लोग तीन यहाँ पर देखेंगे सेट रिलेशन और फंक्शंस के बारे में। अब देखो सेट के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम लोग पहले बात कर लेते हैं सेट्स का। तो अगर सेट्स की बात करोगे तो सेट्स में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत इजी होता है, कुछ क्वेश्चन होगा जो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो आप सेट्स के क्वेश्चन में उलझना मत ज्यादा, ठीक है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सेट्स का क्वेश्चन अगर आपको देखते ही लगता है बन जाए तो ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखे तो आप इससे उलझना मत। लास्ट में टाइम मिलेगा आपको तो आप इसके ऊपर जाना, नहीं तो मत जाना। क्योंकि जो सेट्स है वो आपको कई बार क्या होगा, आपको लगेगा कि इजी चैप्टर है बनाते हैं, इसमें बहुत टाइम ले लेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इजी जाता है वो सीधे बन जाता है तो बना लेना इसमें। अब इसमें आपको रिवाइज करने में तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब इजी ही है, सब कुछ जानते ही हैं आप। इसमें जो मेनली होता है जैसे आपको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखना है। जो वेन डायग्राम है इसका वेन डायग्राम को अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर वेन डायग्राम के ऊपर आ गया, जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी वाला। तो एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है एन ए प्लस एन माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ये जो फॉर्मूला होता है ये आप बेसिक वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली नहीं आएगा तो मान लो यूज हो जाएगा तो बेसिक बात है, ये सब आपको ऑलरेडी याद होगा वेन डायग्राम वगैरह तो आप पढ़े ही होगे। तो यूनियन है ना, इसमें ध्यान क्या रखना, आपको यूनियन ध्यान रखना है, यूनियन इंटरसेक्शंस, ठीक है। इंटरसेक्शंस आपको आना चाहिए यूनियन के बाद। फिर आप इसमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट जो होता है ए माइनस बी, बी माइनस ए। फिर कॉम्प्लीमेंट आपको जो होता है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ को ध्यान रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ आप ध्यान रखना है इसमें, क्यों डी मॉर्गन्स लॉ जो है यूज होता है जो आपको ध्यान रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े होगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन में हो जाता है कन्वर्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा इसको क्या लिख सकते हो आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब बेसिक बेसिक बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या ना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है वो आपको इस तरह से दे रखा होता है कि आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बन जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे तो मेरा एडवाइस रखना आप ये कि आप क्या करना, सेट्स के क्वेश्चन को लास्ट में देखना, ठीक है। और अगर देखते ही बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आप थोड़ा स्किप कर लेना शुरू शुरू में। बाकी ये क्वेश्चन इजी होता है, इतना कुछ नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ये सब बेसिक बात है जो ध्यान रखना है सेट्स का। और सेट्स के क्वेश्चन का कोई डिफाइन नहीं है कि इस तरह क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है इसमें, लेकिन जो कंसेप्ट होता है उसका कंसेप्ट बहुत आसान है। तो सेट्स के कंसेप्ट आप इजिली ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेट्स के क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे। अब यहाँ पर जो मेन है हमारा रिलेशंस, देखिए रिलेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं अगर देखोगे ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है, और आपको बनाना भी चाहिए। रिलेशन के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें देखोगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी सारे टाइप्स के ऊपर नहीं, मेनली जो क्वेश्चन होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। जैसे आप पढ़े होगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट जानते हो आप। रिफ्लेक्सिव वाले कंसेप्ट क्या होता है कि इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर सेट ए से बिलोंग किया तो ए कॉमा आई बिलोंग्स टू रिलेशंस, ठीक है। ए कॉमा आई बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। ए कॉमा आई बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए आपका ए कॉमा आई रिलेशन होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सिमेट्री के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, सिमेट्री के लिए हो जाता है कि सिमेट्री का कंसेप्ट होता है कि अगर मान लो ए एंड बी है ना, यहाँ पर दो एलिमेंट है, मान लो सिमेट्री के लिए इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन क्या होना चाहिए, ए से होना चाहिए। मतलब कि अगर ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो आपको क्या कर देखना पड़ेगा कि बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक बात है जो आप इजिली ध्यान रख सकते हो। फिर सिमेट्री के बाद देखा जाता है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए भी आपको ध्यान रखना है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में क्या ध्यान रखना है कि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ए का रिलेशन अगर बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब आप इजिली ध्यान रख सकते हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके कंसेप्ट देखोगे तो कुछ नहीं है, कंसेप्ट में कोई दम वाली बात नहीं है। इसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ठीक से चेक करके देखना है
कि क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपको, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि सेट ऑफ ऑल लाइंस ऑन अ प्लेन, तो बताओ ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो किसी भी तरह का रिलेशन दे करके आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा। ये बहुत बेसिक होता है, ये क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो क्वेश्चन होता है, इसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होता है। आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सीधा पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना। तो बेसिक लेवल क्वेश्चन तो आपको बोर्ड लेवल का तो क्वेश्चन आता ही है, तो आपको वो तो उसमें दिक्कत नहीं होता होगा। लेकिन जो जेई लेवल क्वेश्चन है उसके थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। इस कंडीशन को ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है कि तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ऑप्शंस को आप थोड़ा देख करके भी कई बार सॉर्ट आउट कर सकते हो कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसी में जैसे कई लोग सोचते हैं कि तुक्का मारने का, देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जेई में जो है ना, आप कोशिश करो तुक्का ना लगाएं, ठीक है। तुक्का लगाना कोई बेटर तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जितना दिमाग लगाते हो उससे ज्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आप कोशिश नहीं करना है कि तुक्का लगाने के ऊपर तो मत जाना। लेकिन अगर आपको इनकेस मतलब तुक्का लगाने का मतलब ये होता है कि आप एटलीस्ट दो ऑप्शंस को उसमें देखो कि एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं। आपके अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो सकते हो अगर कॉन्सेप्चुअली, तब जाकर के आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना ना लगाएं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप मान लो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चन बनाए हो, जैसे कि मान लो आप 45 क्वेश्चंस बना चुके हो, तो आप 3-4 क्वेश्चन में जो है ना तुक्का जा सकते हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तुक्का नहीं जाना, क्योंकि वो आपके लिए फिर डेंजर हो जाएगा। क्योंकि अब तुक्का वाले क्वेश्चन को मान के चलना है कि आप वो जो है ना आपके अगर पॉजिटिव हो गया तो ठीक, लेकिन आप नेगेटिव मान के चलना उसको, ठीक है। तो इसीलिए आप इतना ही उसमें रिस्क लेना है जितना रिस्क जो है ना आपका जो सही क्वेश्चन है वो हैंडल कर सके, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है ना तुक्का के ऊपर नहीं जाना है। जो आपको कई लोग बोलेंगे कि तुक्का लगा दो ऐसे वैसे, ये सब नहीं करना आपको। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि कोई ऑप्शन ऐसा होता है जो जिसमें जैसे कोई ऑप्शन में आंसर 0 है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है 0 का। लेकिन अगर आपको अगर बन जा रहा है तो बेटर है, और नहीं बन रहा है, मान लो आपको तुक्का लगाना ही है, तो आप 0 लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करना नहीं लगाना है तुक्का, मेरे हिसाब से तुक्का नहीं लगाना चाहिए आपको। हाँ, तुक्का लगाने के ऊपर जाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, 2 ऑप्शंस कॉन्सेप्चुअली अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपको पता है कि 2 ऑप्शन बिल्कुल आंसर नहीं होगा, तब जो 2 ऑप्शन बच गया उसमें आप तुक्का लगाना चाहते हो, तो मे बी आपका करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुका है। लेकिन ये जो है ना ब्लाइंडली नहीं कि कोई भी ये बी मार देते हैं, सी मार देते हैं, ये काम नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिलेशंस के ऑप्शन में क्या होता है ना कि ऑप्शन में आपको देख लेना है, जैसे लिखा रहता है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो उसमें क्या होगा ना कि अगर आप एक भी पहचान पा रहे हैं ठीक से, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो ऑप्शन देख देख के ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो रिलेशन के क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है आपको नेक्स्ट जो बात आ जाता है रिलेशंस में, ये आ जाता है कि आपको नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस है ना, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ रिलेशंस की बात नहीं है, इसमें जो है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ये सब आ जाता है इसमें। तो ये इस सभी की बात करना आपको है ना। नंबर ऑफ रिलेशंस को भी ध्यान रखना है आपको। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ जिसमें 1,2 होना चाहिए, जैसे जेई में पहले पूछ चुका है क्वेश्चन इस तरह से। तो उसमें क्या करना, फॉर्म करके आपको देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई आपको मान लो रिलेशन दे रखा है, अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सिमेट्रिक पेयर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव फेल कर जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, इक्विवेलेंस बनाने के लिए, जैसे मान लो कि एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, जैसे 1 2 3 है, ठीक है, और आपको बोला गया कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहला चीज ये है कि आपको 1 1 2 2 3 3 तो लेना ही पड़ेगा। इसके बिना तो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने का मिनिमम क्राइटेरिया यही है। अब आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको बोला क्या कि ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओ जिसमें 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 आप ले लो यहाँ पर मान लो। तो 1 2 लोगे तो ऑब्वियसली आपको 2 1 लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी है। अब इस तरह से ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन 1 2 वाला इक्विवेलेंस रिलेशन क्या यही हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको और भी रिलेशन बनेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब देखो, ये तीनों को फिक्स कर लेना है। इसके बाद 1 2 2 1 हुआ, फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 2 लेकर के 2 1 भी ले लो, और फिर 1 3 3 1 ले लो, तब भी चलेगा, क्योंकि हमें 1 2 से मतलब है। इस तरह से आपको नंबर ऑफ रिलेशंस को फॉर्म करके देख लेना है। ये क्वेश्चन आसानी होता है, थोड़ा सा आप करोगे बन जाएगा, ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं आएगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशंस का जो है आपको कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फंक्शंस में कई सारा कंसेप्ट पूछा जाता है। फंक्शन में आपको बहुत सारी चीज पूछा जा सकता है, जैसे फंक्शंस में पूछा जा सकता है, इसमें नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, नंबर ऑफ फंक्शन भी पूछ सकता है। लेकिन जनरली जो पूछा जाता है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के बारे में पूछ दिया जाता है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के बारे में पूछ दिया जाता है, ऑन टू फंक्शन कितना होगा,
ठीक है। तो ये जो है ना इसके फॉर्मूला जो होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके फॉर्मूला को आप ध्यान रखना है, जो हम आगे बताएंगे भी आपको, लेकिन आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस वगैरह को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है ना फॉर्मूला अगर आप नहीं ध्यान रखोगे, जैसा पढ़े होगे एनपीएम इसका फॉर्मूला होता है, तो आप ऑन टू फंक्शंस के लिए ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फॉर्मूला भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चंस। और ये सब क्वेश्चंस क्या है, आपको अगर पहले से थोड़ा याद ध्यान रखोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना इतना आसान काम नहीं है, तो आपको थोड़ा सोचने में दिक्कत होगा। इसलिए पहले से इसके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हम आपको बताए ही थे कि वन वन फंक्शंस के फॉर्मूले, ऑन टू फंक्शंस फॉर्मूले, तो ये सारी आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे नेक्स्ट जो बात आ जाता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस में देखिए, आपको अगर डोमेन रेंज को अच्छे से जानना है तो आपको पहले फंक्शंस को ठीक से समझना पड़ेगा। तो फंक्शंस में देखिए यहाँ पर जो है ना डोमेन रेंज जो होता है क्लास 11th वाला पार्ट में होता है जनरली। तो इसमें क्या करना है आपको कि मेन जो फंक्शंस है उसको थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शंस का सारा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शंस को अच्छे से ध्यान रखने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा मॉडुलस फंक्शंस, इसके बाद है सिग्नम फंक्शंस। तो सिग्नम फंक्शंस का सारा प्रॉपर्टीज वगैरह भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्नम फंक्शंस के बाद है गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ध्यान रखना होगा। फिर आपको ध्यान रखना होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, मॉडुलस, सिग्नम, गेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अच्छे से ध्यान रखिए, सारा प्रॉपर्टीज वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है वो है आपका एक्सपोनेंशियल के बाद आ जाता है इनवर्स, आईटीएफ, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो ये जो टॉपिक है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, इसके सारे कंसेप्ट को ध्यान रखते हो, तो डोमेन रेंज एंड फंक्शन ऑफ बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसके बिना आप ना इसके डोमेन रेंज को बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, ये जो सारे टॉपिक है मॉडुलस, सिग्नम, गेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये सारे टॉपिक को क्या करना है आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बड़ा आसानी से आप चीजों को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डोमेन रेंज का क्वेश्चन लगभग देखो इसी तरह से होता है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जैसे जेई में पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, मान लो आपको दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर, है ना, क्वेश्चन ऐसा था, गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10, है ना, ये क्वेश्चन था। बोला गया था इसका डोमेन बताओ। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, कोई दम वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन क्यों जेई में आ गया, क्योंकि गेटेस्ट इंटीजर लग गया, और गेटेस्ट इंटीजर लग गया, अब बच्चे इसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं और ये आपको यहाँ पर मुश्किल कर देगा क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आपको करना क्या है, ये सारी फंक्शन और प्रॉपर्टीज को ठीक से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान रखोगे, जैसे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना था आपको, कि गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 0। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे तो गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा -2 इंटू यहाँ पर गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा आपका गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका +5, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा +2 और ये हो गया -5 और ये क्या मिलेगा आपको ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते तो गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन -2 और गेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका <5, यानी ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करना आपको कि इसका वैल्यू कितना होगा, गेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू -2 से ग्रेटर और एक्स का वैल्यू क्या है माइनस यानी 5 से ग्रेटर। अब इसको अगर आपको सॉल्व करने आता है, इसका कंसेप्ट आप जानते हो, तो ये क्वेश्चन क्या आएगा बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट जानना पड़ेगा, यानी इसका प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है बहुत आसान काम है, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर सकते हो। अब इसका जो आसान टेक्निक जो आपको बताए हुए हैं उसको आपको ध्यान रखना है, इसका आसान टेक्निक के थ्रू आप जाएंगे क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, हम आपको बताए थे क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को यहाँ पर वाई मान लेना, थोड़ा ईजी पड़ेगा, इसको वाई मान लेना। अब वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और ये हो गया 5। अब इसको नंबर लाइन पर ले लेना, ठीक है, इसको नंबर लाइन पर ले लेना, जैसे -2 ये हो गया 5। अब यहाँ पर साइन ले लेना प्लस माइनस प्लस। मान लो तुम्हें ग्रेटर देन 0 करना है सॉल्व, तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा, इधर होगा और इधर होगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, यानी वाई का वैल्यू क्या हो गया, वाई लेस देन -2 आ गया और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया लेस देन -2 और यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 5 कब होगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका इक्वल ग्रेटर देन 6 हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी 5 से ग्रेटर का मतलब 5 से ग्रेटर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देता है, तो x वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, अब 6 लेना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट जो है ना ग्रेटर और लेस का प्रॉपर्टी जो हम पढ़ाए हुए हैं आपको या पढ़े होगे, तो इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आपको पता रहना जरूरी है।
तो यहाँ पर ये जो जितना भी हम बताया आपको, इस सभी का प्रॉपर्टीज को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया, जैसे 2025 में ही क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या किया गया था कि लॉग, है ना, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया था लॉग ऑफ बेस 10, यहाँ पर लेट अस अज्यूम, मान लो आपको ऐसा दे दिया एस स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 3, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया था, प्लस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर लिख दिया गया था सपोज 2x माइनस 3। अब ये जो क्वेश्चन दे दिया आपको, तो देखिए इसमें दोनों कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या क्या, इनवर्स का भी और आपको लॉग का भी। फिर क्या करना होगा, इंटरसेक्शन करना होगा, इंटरसेक्शन के आप सॉल्व कर सकते हो। तो साइन इनवर्स का आपको कंसेप्ट पता नहीं है मान लो, और लॉग का कंसेप्ट पता है, तब भी क्वेश्चन अटक जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि भाई साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। तो आप ITF पढ़े होगे तो साइन इनवर्स का डोमेन पता रखो, लॉग का कंसेप्ट पता रखो, और उसके बाद सभी को क्या करना है, आपको सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि भाई लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग ऑफ n बेस a है, तो आप क्या पढ़ते हो कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ये जो n है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और n का a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है। अब इस बेसिक बात को ध्यान रख लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे साइन इनवर्स का मान लो, अब साइन इनवर्स का क्वेश्चन था तो क्या करते हैं आप, यहाँ पर साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, तो -1 से 1 के बीच में आपको वैल्यू को सॉल्व करना है, यानी 2x माइनस 3 को -1 से 1 के बीच में लाई करा दो, x का वैल्यू आ जाएगा। लॉग का कंसेप्ट लगा लो, तो यहाँ पे बेस 10 है तो कोई दिक्कत ही नहीं बेस में, और इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर दो। जैसे ग्रेटर देन 0 सॉल्व करोगे, आपको दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि देखिए फंक्शंस में ये बहुत डायनामिक चैप्टर है, इसमें आपको कमांड करने का मतलब ये है, ये कमांड होना भी चाहिए आपको। अगर ये कमांड है तो मतलब आपको मैथ्स लगभग आपको बहुत अच्छे से आता है, इसका मतलब। तो आपको ये समझ लो कि फंक्शन जो है ना जितना बेटर है, मतलब मैथ्स आपको उतना अच्छा है, खासकर कैलकुलस आपको उतना बेटर है, क्योंकि इसका मतलब फंक्शन का आपको अंडरस्टैंडिंग है। तो फंक्शन अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपको मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ITF, इसका अगर आप एक A to Z चीज जानते हो, सारा कंसेप्ट, सारा प्रॉपर्टीज, देन आपके लिए बहुत आसान है। इसमें भी खास करके ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस और आपका ये जो है ITF और लॉगरिथमिक, ये चारों को तो पक्का ही पता रखना, क्योंकि इसके बिना आप फिर डोमेन रेंज के क्वेश्चंस में दिक्कत कर देगा आपको। इसके अलावा रेंज के क्वेश्चंस में आपको जो है ना थोड़ा कंसेप्ट और भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज जो है ना वो थोड़ा ज्यादा आपको नॉलेज चाहिए रेंज को सॉल्व करने के लिए। रेंज को सॉल्व करना और आसान होता है, तो आपको करना क्या है कि रेंज के क्वेश्चंस में ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, लेकिन रेंज के क्वेश्चंस के लिए आपको फंक्शंस का डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। उसके अलावा लॉजिकली आपको करेक्ट होना पड़ेगा कि किस तरह से ये इसका रेंज निकाला जाता है। तो आपको थोड़ा पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताए थे कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको y में कन्वर्ट करके रेंज निकालो, तो ज्यादा इजीली रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो जेई में अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो y इक्वल्स टू, जेई में पूछ चुका है क्वेश्चन x - 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x + 5, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आ जाना है। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आ जाओगे, जब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आने के बाद जो है x के रियल वैल्यू के लिए, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, है ना, रियल वैल्यू ऑफ x के लिए क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ x के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको जैसे ही लगाओगे y का वैल्यू आ जाएगा, वही उसका रेंज होगा। रेंज का मतलब क्या है, y वैल्यूज। तो ये फंक्शंस में आपको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो देखो क्वेश्चंस तो बहुत तरह के पूछा जा सकता है, इवन ऑड के ऊपर क्वेश्चन है, पीरियोडिक के ऊपर क्वेश्चन है। आपको हम पहले बोल दिए कि फंक्शन जो है ना सबसे ज्यादा डायनेमिक चैप्टर है। ये आपका जितना कमांड है, आपका मैथ उतना बेटर माना जाएगा, खासकर कैलकुलस आपका उतना बेटर होगा। इस फंक्शंस को सपोर्ट के लिए मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जरूरी है, क्योंकि मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेटेस्ट, खास करके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन बहुत बच्चे फंसते हैं। उसका कारण ये है, उसका इनइक्वालिटी कंसेप्ट आप याद नहीं रखते हैं। इनइक्वालिटी जो है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए होगा तो क्या होगा, लेस देन ए होगा तो क्या होगा, इक्वल ग्रेटर देन ए होगा तो क्या होगा, इक्वल लेस देन ए होगा तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। जैसे मॉडुलस के कंसेप्ट को ध्यान रखना, जैसे मॉडुलस में क्या होता है, मॉड एक्स वैल्यू ए है तो एक्स वैल्यू क्या लिखते हो, प्लस माइनस ए होता है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। जैसे मॉड एक्स का वैल्यू अगर लेस देन ए है तो क्या होगा, तो आप ये पढ़े होगे एक्स का वैल्यू क्या होता है, -a से a के बीच में होता है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मॉड एक्स अगर मान लो ग्रेटर देन ए है तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन -a। तो देखो ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इसके बिना होगा नहीं। ये सब है। जैसा आपको मान लो एक क्वेश्चन पूछ चुका है जेई में कि लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें लेकिन एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया गया था कि उसमें क्वेश्चंस में ऐड कर दिया गया था कि y इक्वल्स टू, मान लो एक क्वेश्चन लॉग में था और एक था आपका y रूट अंडर x प्लस मॉड x। ठीक है, बोला था इसका डोमेन बताओ। अब देखो इसका डोमेन में ही कच्चे बच्चे फंस जाएंगे, उनको लगेगा कि मतलब इसका डोमेन जो मॉडुलस का अगर ठीक से प्रॉपर्टीज नहीं पता, क्वेश्चंस आपको दिक्कत कर देगा।
अब जैसे आपको पता है कि भाई मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होता है व्हेन एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन 0, ये बात ध्यान रखना आपको, और माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब इसका मतलब ये है कि देखो अगर हमें पता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर हम x लेस देन 0 ले लेंगे तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0, 1 बाय 0 क्या होगा, अनडिफाइंड, और ये कहानी खत्म। इसका मतलब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है भाई, इनफाइनाइट वैल्यू आ गया, दैट मींस x कैन नेवर बी लेस देन 0। यहाँ पर x का वैल्यू कांट लेस देन 0, तो x का वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकता। लेकिन जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये मॉड x वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा, तो 1 बाय रूट अंडर 2x आ जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ इतना भी पूछ दिया जाए कि इसका डोमेन बता दो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हालांकि ये किसी और क्वेश्चन के साथ ऐड ऑन करके पूछा गया था। लेकिन अब देखो, अब मान लो कि आपको जो एक और पार्ट था वो आप सॉल्व करने आता आपको, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप फंस गए क्वेश्चन में। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, आपको ये बेसिक बात को पढ़ के जाना है, इसके क्वेश्चंस बनाए जाना है। दो फंक्शन के क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शंस जो है ना, मतलब कैलकुलस का पार्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर यही है, ये आपका बेटर होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसका आप डोमेन वगैरह निकाल सकते हो, ये सारी बात ध्यान रखना है। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन रेंज में क्या पूछ चुका है, रेंज का क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि y इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर मान लो 7 माइनस साइन 5x, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब इसी के आसपास क्वेश्चन था, ठीक है, जेई में पूछा गया, इधर ही पूछा 1-2 साल के अंदर। तो इसमें आपको बोला गया था कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, तो आपको रेंज इसका पता करना है, आपको सीधी बात है। अब साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता कर लो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि आप साइन एक्स का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में होता है, ये बात जानते हो। तो साइन 5x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है x के फंक्शन में मल्टीप्लाई करने से उसके रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि बाहर में मल्टीप्लाई होगा तब फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर -1 से एक बार क्या करो, 1 पुट कर दो, 1/7 माइनस 1 तो कितना हो गया, 1/6 आ गया। एक बार क्या कर दो, -1 पुट कर दो तो 1/7 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 1/8 हो गया। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1/8 से 1/6। इसका रेंज कितना हो जाता, इसका रेंज हो जाता 1/8 से 1/6 हो जाता। इसका मतलब देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान, ये जेई में क्वेश्चन पूछ चुका है, इस तरह क्वेश्चन जेई में आ चुका है रेंज निकालने के लिए। अब यहाँ पर बताओ, ये जो है बेसिक बात है, अब इतना नहीं याद रखोगे तो क्या मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना पी वाई क्यू बनाओ, जैसे कई बार होता है ना कि भाई हम हमेशा बोलते हैं कि पी वाई क्यू आपको सॉल्व करना चाहिए, तो कई बार कई लोगों को सोचता है कि कितना साल का सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए पी वाई क्यू हमेशा आपको जो है ना लास्ट 5 ईयर का सॉल्व करो, ठीक है, जैसे अभी आपको एग्जाम देना है 2026 में, तो आप यहाँ पर 2021 से सॉल्व करो या 2020 से सॉल्व करो, उससे पहले के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके मतलब कभी भी क्वेश्चंस अगर आपको जब भी एग्जाम देना हो, उससे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको 3 बार सॉल्व करो, ठीक है, 3 टाइम्स मिनिमम सॉल्व करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे आपको उतना ज्यादा जो है उसमें क्लैरिटी ज्यादा आएगा, और क्वेश्चंस वगैरह जो है ना आपको पता चलेगा किस तरह से वैरी कर रहा है क्वेश्चंस, है ना, कैसे क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कंसेप्ट है जो बार बार पूछा जा रहा है, ये सब आप सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप एक बार बनाओगे तो उससे पता नहीं चलेगा, मिनिमम आपको 3 टाइम्स लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना चाहिए, तब जाकर के आपका जो है जो क्लैरिटी है वो बहुत स्ट्रांग होगा, साथ साथ आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ जो टाइम्स क्वेश्चंस बनाओगे, जितना नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन बनाओगे उतना बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 3 टाइम्स क्वेश्चन बनाना चाहिए और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि चीजें किस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो अब जब भी आप देखो फंक्शंस के क्वेश्चन, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस जेई के अंदर, तो क्या किया गया है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन डाला जाता है, 2 कंसेप्ट 3 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है, लॉग को आईटीएफ के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जो सो सिंपल आपको डोमेन निकालने में ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिक्स कर दिया जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट को मिक्स कर दिया जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चंस नहीं बनने का क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, सिंपल है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका फंक्शन है उसको ठीक से पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज को ठीक से पढ़ना है। अगर आप उसके प्रॉपर्टीज को ठीक से पढ़े हैं, इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो पता है कि 1/√fx के फॉर्म में है तो उसका डोमेन fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, है ना, वो √fx है तो fx ग्रेटर देन 0 इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी ये बात पता नहीं आपको, लेकिन आप वो क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आप जो है ना मॉडुलस के कंसेप्ट ठीक से नहीं पढ़े, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट नहीं पढ़ते, देन आपको दिक्कत होता है। इसीलिए इसके कंसेप्ट को ठीक से पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट बात जो आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो इस तरह सॉल्व करना है। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखोगे ये 12th वाले पार्ट से पूछता है क्वेश्चंस, तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे
टाइप्स ऑफ फंक्शन आप क्या क्या पढ़ते हो, जैसे 1 1 ऑन 2 है ना, टॉप टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। फिर क्या पढ़ते हो आप, 1 1 इनटू होता है, 1 1 इनटू। इसके अलावा फिर क्या पढ़ते हो आप, मेनी 1 ऑन 2, मेनी 1 ऑन 2, ठीक है, मेनी 1 ऑन 2 होता है। अब फिर क्या हो जाएगा आपका, मेनी 1 इनटू होता है। ये टोटल 4 टाइप्स का फंक्शन होता है, मेनी 1 इनटू होता है, ठीक है। ये आपको चारों पढ़ना होता है, 1 1 ऑन 2, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन 2, मेनी 1 इनटू। अब ये चारों जो टाइप्स है इसको आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या है, बहुत आसान काम है इसको पढ़ना। अब इसमें देखिए आपको 1 1 को ठीक से पढ़ना है, ऑन 2 को पढ़ना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, फंक्शन ऑन 2 नहीं है तो इन 2 है। अब इसमें आपको नाम याद रखना है कि 1 1 का नाम क्या है, इंजेक्टिव है, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर ऑन 2 को देखोगे तो ऑन 2 क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन 2 को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाए तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, है ना। 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाए उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1 1 में क्या होता है कि 1 1 जो फंक्शन आप चेक करते हो, कि जैसे आपके दिमाग में आता है कि फंक्शन 1 1 चेक कैसे करना होगा। तो देखिए फंक्शन जो है 1 1 अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट आप ध्यान रखते हो। क्या ध्यान रखोगे कि अगर फंक्शन मान लो a to b में डिफाइंड है, अगर आपको 1 1 चेक करना है, 1 1 के लिए आप क्या देखते हो यहाँ पर 1 1 के लिए कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू fx फंक्शन है तो fx1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, fx2 करते हो, और इसको सॉल्व करने के बाद ये जो होता है x1 इक्वल्स टू x2 अगर आ गया तो आपका फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। यानी 1 1 नहीं है तो मतलब मेनी 1 है। ये कंसेप्ट सब पढ़ के रखते हैं, लेकिन जेई में आप सिर्फ इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन बना लोगे ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस कंसेप्ट से बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया fx इक्वल्स टू 2x प्लस sin x। अब इसको आप इससे बना के देखो, नहीं बनेगा, ठीक है, ये कंसेप्ट लगाओगे नहीं आएगा। तो मतलब ये बोर्ड लेवल तक सही है यहाँ पर, लेकिन अब जेई के लिए आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जैसे मान लो 2025 या 24 में क्वेश्चन पूछ रखा है कि एफ मैप R टू R है, शायद R टू R, ठीक है, R टू आई थिंक माइनस इनफाइनाइट टू 1 है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है। और इसके बाद फंक्शन में दे दिया गया था कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर x माइनस ऑफ 2 टू द माइनस x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x। पूछा गया था कि बताओ ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चंस क्या लग रहा है आपको, इससे बना सकते नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ पर आपको और भी कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। जैसे क्या जानना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इस 1 1 को चेक करने के लिए आपको ग्राफिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है। ग्राफिकली आपको पता रखना पड़ेगा कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि जैसे आपका ग्राफ से ही पता करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 कैसे होता है। इसके अलावा आपको एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है 1 1 के लिए। क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है ये फंक्शंस क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर सिंपली 1 1 हो जाता है। अब ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर मान लो इस क्वेश्चन सॉल्व करना है 2x प्लस sin x को, तो क्या करना है आपको कि आप या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, अगर ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो, यानी तो आप क्या करो डिफरेंशिएट करके ये प्रूफ कर लो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। अगर आपको पता चल जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 1 नहीं होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा और ये क्वेश्चन जो है आपका फिर बनेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, इसमें भी सेम तरह से डिफरेंशिएट करके देख लो ये इंक्रीजिंग है कि क्या है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका आ गया तो उस सिचुएशन में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। तो आपको ये सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है 2x प्लस sin x का, देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो fx है ना, ये क्वेश्चन है f मैप R टू R, f मैप R टू R है, fx इक्वल्स टू 2x प्लस sin x है, और आपको बोला क्या बताओ ये 1 1 ऑन 2 है क्या है नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो 1 1 के लिए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, फिर हम ऑन 2 के लिए बता देते हैं आपको। अब इसको हम दोनों तरीके से बता देते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप लोग ग्राफ में स्ट्रांग हो तो ये ग्राफ तुरंत बना दोगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसे बनता है, ठीक है, ये ग्राफ इसका देखोगे तो ये इस तरह से बनेगा, है ना, sin x। अब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये 2x प्लस sin x का ग्राफ। ये टोटल ग्राफ क्या है 2x प्लस sin x का ग्राफ। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन होता है 1 1 के लिए, क्या होता है हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन टेस्ट होता है। हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देखो, है ना, तो एक ही बार कट कर रहा है ना, ये ग्राफ को अगर एक ही बार कट करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अगर एक से अधिक बार कट करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका मिनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है आपको ध्यान रखना है, जैसे दो टेस्ट होता है, एक होता है वर्टिकल डॉटेड लाइन टेस्ट, एक होता है हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन टेस्ट, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या है आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और फंक्शंस के लिए क्या होता है वर्टिकल डॉटेड लाइन। अब इसी चीज को आप क्या करो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देख लो, है ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं।
तो dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx निकाल तो क्या मिलेगा 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है 2 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो कॉस का वैल्यू क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है, अगर तुम -1 भी पुट करोगे तो 2 - 1 कितना होगा 1 ही होगा, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, dy बाई dx तो ग्रेटर देन 0 ही आया ना, ठीक है क्योंकि अगर -1 या 1 कुछ भी पुट dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आया, dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब फंक्शंस क्या है ये 1 1 है। क्यों है 1 1? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका 1 1 कहलाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। अब 1 1 को चेक करने के लिए ये सारी बात आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, तो देखिए आप सिर्फ वो fx1 = fx2 पर रिलाई नहीं कर सकते, और भी आपको ये भी देखना जरूरी है कि फंक्शन 1 1 कब होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कि ऑन टू फंक्शंस के लिए। देखिए ऑन टू फंक्शंस में क्या होता है कि ऑन टू फंक्शन का आप कंसेप्ट अगर जानना चाहते हो तो ऑन टू फंक्शंस के लिए आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, ऑन टू फंक्शंस के लिए कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इसका कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा ऑन टू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं होगा, यानी इन टू हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर इसका हम लोग रेंज की बात कर ले तो इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन देखोगे तो डोमेन क्या है रियल, अगर इसका रेंज देखो तो रेंज भी क्या होगा रियल। अब इसका रेंज देखो और कोडोमेन, ये इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं, आप पढ़े होगे ये कोडोमेन होता है ना, और ये डोमेन होता है। इसका कोडोमेन देखोगे तो ये कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज इसका कोडोमेन के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो जाए तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आप चीजों को आसानी से ध्यान रख सकते हो। तो मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि देखिए जब भी आपको क्वेश्चंस बनाते हो तो हमेशा आप क्वेश्चन को समझ के बनाओ, ठीक है, और चीजों को एनालिसिस करके बनाओ, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ढंग से इस चीज को पढ़े हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं है। तो फंक्शंस जो है ना बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जब आपको फंक्शन के टाइप बताए हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस है ना, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स टोटल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस का एक एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किस तरह से ये इसका प्रॉपर्टी चलता है, किस तरह से ये ऑपरेट होता है, ये सारी बात पता है, फंक्शंस के क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा और इसमें नहीं बने कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन डायनेमिक चैप्टर भी है, मतलब इसमें क्वेश्चंस को चेंज करना बहुत आसान काम है, यानी एकदम से चेंज किया जा सकता है क्वेश्चंस को, और आपको थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट की वजह से आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए छोड़ने का एक लिमिट है, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि आपको फिर सिलेक्शन भी लेना है। तो आपको मिनिमम 45 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनाना चाहिए आपको टोटल मिला के, ठीक है। तो 45 क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद हालांकि आपको पहली बोलें कि तुक्का वगैरह नहीं लगाना, तुक्का लगाना भी है तो 45 अगर बना लेते हो और आपके अकॉर्डिंग वो सही लग रहा है, ठीक है, कि 45 सही बनाए हो तो आप 2-3 क्वेश्चन तुक्का वगैरह लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी आप कॉन्सेप्चुअली देखना कि 1-2 ऑप्शन आप उसमें हटा सकते हो कि नहीं, ये नहीं कि ब्लाइंडली सीधा एबीसी में से मतलब बीसी मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये इलॉजिकल कंसेप्ट है कि हम लोग जो है ए नहीं होगा डी नहीं होगा तो बीसी मार लेते हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। एक ही होता है कि जनरली जीरो वाला जो ऑप्शन होता है वो मतलब चांसेस रहता है उसका सही होने का, तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि मतलब आपको 45 करेक्ट क्वेश्चन बनाओ और तुक्का उक्का के चक्कर में ना पड़ो, आप सिंपली सारी कंसेप्ट को ध्यान रखो और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बता ही दिया कि पीवाईक्यू वगैरह जो है ना, आप जब भी एग्जाम दें हमेशा ध्यान रखिए पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए, लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, उसको 3 टाइम सॉल्व कीजिए, तो आपको कंसेप्ट वाइज आप ज़्यादा करेक्ट हो पाओगे, ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा, और वो क्या होता है आप उसमें पता कर पाओगे कि क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से कंसेप्ट ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जो है ना आपको फोकस ज़्यादा जाएगा। उसके अलावा मल्टीपल टाइम जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो चीज़ें क्या होता है आसान हो जाता है। तो हमेशा जब भी कोई एग्जाम देते हो, जैसे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए 5 ईयर का लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स सॉल्व करना चाहिए, और ये आपका सबसे बेनिफिशियल होता है। इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि जैसे कई लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई कितने सारे क्वेश्चन करने चाहिए, तो ये आप इतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसी को मल्टीपल टाइम कीजिए। तो जितना बार आप सॉल्व करोगे और कंसेप्ट को जितना ज़्यादा आप पकड़ के रखोगे उतना बेटर है। तो मेरे हिसाब से देखो कैलकुलस जो है ना वन ऑफ द इजीएस्ट मैथ्स है, मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, अगर आप इसको ठीक से सारी चीज़ को समझते हो तो इसमें क्या है ना कोई फॉर्मूला का टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं है, सब लॉजिक से चलता है और आसानी से आप कवर कर सकते हो। तो आप इसको अच्छे से करो, ये चैप्टर जो है ना आपसे बनना चाहिए, और ये बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेन मेन बात को ध्यान रखना पड़ेगा।